हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन बाबा में आपका स्वागत है। ये हम लोग का सेकेंड क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवों में प्रजनन के बारे में। और पिछले क्लास में मैंने देखा था जीवों में किस किस प्रकार के प्रजनन होते हैं और जिसको मैंने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दोनों के डेफिनेशन के बारे में कुछ छोटी छोटी मेजर बातें होती हैं उसके बारे में मैंने बात किया था। उसके बाद मेनली मैंने स्टार्ट किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 6 टाइप होते हैं वो 6 टाइप के बारे में मैंने बात कर लिया था। और उसके बाद आज हम जो है ना उसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं और 1 बाय 1 करके हर एक टाइप को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें से आपका पहला टाइप है जो है आपका फिजन यानी विखंडन। जनरली पिछले क्लास में मैंने लिखा था, तो अगर कोई बच्चे अगर पढ़े होंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा तो सर एक का फिजन था, एक फ्रैगमेंशन था। अब दोनों का मतलब एक का हिंदी खंडन और दूसरा का विखंडन। ठीक है, तो आज तक हमने जो पढ़ा है खंडन और विखंडन दोनों तो बराबर ही होते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको उसी टाइम आ गया होगा। लेकिन बच्चे घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक हैं जहां इसको अच्छे तरीके से नहीं बताया गया, लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन होते ही है। तो चलिए इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन की। विखंडन और खंडन लगभग समान हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से दोनों को अलग करती है। तो पहले हम विखंडन की बात करेंगे, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा जो खंडन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विखंडन होता क्या है। विखंडन, खंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, और वी मतलब साथ साथ भी कह सकते हैं, या कोई चीज का टूटना ही क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। और जैसे ही मैंने बात किया जीवों में विखंडन, तो जीवों में विखंडन मतलब क्या, जीव में ही विखंडन होगी। और विखंडन क्या चीज का होगा बच्चे, तो कोई भी जीव का शरीर जो है कोशिका का बना होता है, तो कोशिका का विखंडन होता है। और पिछले क्लास में मैंने बताया भी था जीवों का कोशिका जो है, ठीक ना, 2 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो आपका सोमेटिक सेल होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका जर्म सेल होता है। और वहां पे मैंने बताया था जो ये सोमेटिक सेल जो होता है ना, ये जो है आपके पूरे बॉडी के फॉर्मेशन को क्या कर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब भाग लेता है। और जैसे ही कभी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कोई भी बोर्ड एग्जाम में, जो बताइए विखंडन में कौन सा कोशिका भाग लेता है, तो मैंने कहा जब शरीर जो टूटता है या शरीर के टूटने की क्रिया को ही हम कहते हैं फिजन या विखंडन। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ शरीर टूटता है, यानी विखंडन में शरीर टूटता है। इससे क्या पता चलता है, जो बताइए हमें जो विखंडन में कौन सी कोशिका भाग लेगा बच्चे, तो विखंडन में सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिका भाग लेगा। जनरली अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक पेन है, मैं बोलूंगा बताओ बच्चे इसको कम से कम कितने भागों में तोड़ा जा सकता है, तो आपके मन में ये आना चाहिए अगर कम से कम तोड़ेंगे भी तो बच्चे ये 2 ही भाग में टूट सकता है। जैसे कि मैंने इसको किया, कम से कम टूटेगा तो एक हो सकता है, हो कभी नहीं, कम से कम ही टूटेगा तो 2 होगा। तो विखंडन भी कम से कम 2 भाग में टूटता है या 2 से अधिक। वो इसको हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे तो बहुत सारे पीसेस हो सकते हैं, वो 100 भी हम चाहे तो 100 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, या हर संभव मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा विखंडन को कम से कम 2 अधिक से या 2 से अधिक जितने भी भाग में हो उतने भाग में हम इसको तोड़ सकते हैं। इसी को तुम क्या कहते हैं बच्चे, हम ठीक ना फिजन कहते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है केंद्र की भूमिका होती है। तो केंद्र क्या होता है, कोई भी जीव हो हर एक जीव में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। वो सेंट्रल पॉइंट क्या करता है, उसके पूरे बॉडी को, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज करता है, यानी नियंत्रित करने का काम करता है। यानी जो कहने का जिस तरह से अगर हमारी ही बात करें तो अगर बड़ा जरा सोचो पूरे शरीर रहे, अगर माइंड को यानी जो दिमाग है वो हट जाए तो क्या आदमी कोई भी काम वो कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन एक हाथ कट जाए तो प्रॉपर्ली थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन काम को कर लेगा। उसी तरह से कोशिकाओं में भी
और कोशिकाओं में भी बीच में एक केंद्रक होता है, या जीव के शरीर में भी एक केंद्रक होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चे, जब भी कोई जीवों में विखंडन की क्रिया होगी तो विखंडन में क्या है, विखंडन तो होगी, लेकिन जब तक उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक वो कभी भी विखंडन नहीं कहलाएगा। सॉरी, केंद्रक का विभाजन नहीं होगा तो क्या विखंडन नहीं कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा, ठीक है, विखंडन किसमें होता है, ये सवाल आपके मन में आएंगे। तो यही विखंडन किसमें होता है, उसके लिए इसके टाइप्स को पढ़ेंगे तो आसानी से हमें समझ में आएगा। हालांकि मैंने बोला विखंडन में क्या होता है बच्चे, शरीर टूटेगा। दूसरा क्या होगा, शरीर टूटेगा तो कितने में टूटेगा बच्चे, तो कम से कम 2 और 2 से अधिक जितने भी चले जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसका होता है बच्चे, तो केंद्रक का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जनरली हम कह सकते हैं जब जीवों का शरीर, हो सकता है तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक है, और राइट डाउन कीजिएगा। मैं विखंडन का डेफिनेशन में बोल रहा हूं। जब जीवों के शरीर, ठीक, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है और जो भाग टूटेगा, टूटे हुए भाग से नए संतति का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। और मैंने जाना कुछ विखंडन के जो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से विखंडन पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं विखंडन के टाइप्स की। तो विखंडन बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है मल्टीपल और तीसरा होता है प्लाज्मोटोमी फिजन। ये 3 टाइप्स के होते हैं। हालांकि मेनली अगर आप लोग देखे होंगे तो आज तक आपने इसी और इसी के बारे में आपने जाना भी होगा या देखा भी होगा कोई बुक्स में, लेकिन हमारे साथ आप जुड़े हैं तो आपके साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ बेहतर मिलना चाहिए। और यही जो चीज है जो औरों को हमसे अलग करती है। ठीक है, तो देखिए, और तीसरा है एक प्लाज्मोटोमी फ्यूजन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लगातार जो सर हमें समझ नहीं आ रहा है, बाइनरी को कैसे समझेंगे और मल्टीपल को कैसे समझेंगे। तो जरा सोचना, तो बाइनरी में थोड़ा सा कभी आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में बाइनरी के बारे में आप लोग जरूर नाम सुनेंगे। बाइनरी मतलब होता है 2, ठीक है, मैथ के डेफिनेशन में। या तो जब जीवों का शरीर द्वि मतलब 2 भागों में टूटेगा उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। मल्टीपल मतलब होता है बहुत, ठीक है, जब वो जीवों का शरीर बहुत सारे भागों में टूटेगा उसे क्या कहेंगे, हम मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। और जैसे ही मैं बात करता हूं प्लाज्मोटोमी फ्यूजन की, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव विखंडन, तो अब ये आपके सामने फिर एक नया टर्म आ गया, ये कोशिका द्रव। तो आपके मन में आएगा सर कभी केंद्रक बोलते हैं, कभी कोशिका द्रव बोलते हैं, कभी कायिक कोशिका बोलते हैं, कभी जनन कोशिका बोलते हैं, ये सब का मतलब क्या है। तो बच्चे ये सारे चीज जो हैं आपको 11th में पढ़ना होता है। हालांकि मैं छोटा सा मैं एक बात में बता दूं, ये कोशिका द्रव या कोशिका ये सब चीज समझने के लिए जनरली हर एक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। ये कोशिका जो है ना, देखा जाए तो इस तरह के पार्ट, इस तरह के स्ट्रक्चर में वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें से ये पहला जो पार्ट होता है इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और ये बीच वाले जो पार्ट होते हैं जो इसमें बहुत सारे लिक्विड भरे होते हैं, ठीक है, जो कभी आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे, गोल्गी बॉडी का नाम सुने होंगे, लाइसोसोम का नाम सुनेंगे, वो सब चीज क्या है इसमें पाए जाते हैं। कोशिका, ये बीच वाला जो भाग होता है ये कोशिका द्रव होता है। और सबसे सेंटर यानी मध्य में जो पाया जाता है इसको हम कहते हैं केंद्रक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका द्रव कहाँ होता है, और ये क्या होता है बच्चे, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है ना जी। तो जब कोशिका द्रव के द्वारा जो विखंडन होगा उसे हम क्या कहते हैं, हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और फिलहाल हम आते हैं बाइनरी फ्यूजन पे। तो मैंने तो बताया बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है बच्चे, 2 भागों में जीव का शरीर टूटेगा उसे हम क्या कहेंगे उसे हम बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। व्हाट इट, आगे देखते हैं। तो मैंने बोला बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, तो इसमें शरीर 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में टूटता है। तो आपके मन में आएगा सर यही जो एक पार्ट है इसको तो हम बहुत सारे तरीके से काट सकते हैं, या तो हम इसको बीच काट सकते हैं, या तो इसको लंबवत तरीका से आधा से हम इसको फाड़ सकते हैं, या तिरछा भी हम काट सकते हैं। फर्दर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो उसी तरह से ये बाइनरी फ्यूजन को भी जो है ठीक ना 2-3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग कभी पढ़िएगा तो 2 ही टाइप्स पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बाइनरी फ्यूजन जो है अभी द्विविखंडन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, यानी साधारण द्विविखंडन।
दूसरा होता है लंबवत द्विखंडन यानी लॉन्गिट्यूडनल द्विखंडन। उसके बाद है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन यानी अनुप्रस्थ द्विखंडन। और अगला है ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन यानी त्रिदियक विखंडन। तो अभी ये चारों को समझने के लिए हल्का सा मैं आपको ब्रीफ नॉलेज देता हूं। साधारण जैसे आपने इसको आसानी से, आपको मैंने दिया, आपने इसको आराम से तोड़ दिया, आपने नहीं सोचा इसको लंबा तोड़ना है या लंबा काटना है या तिरछा काटना है, कुछ भी नहीं बोला मैंने, तो आसानी से जो टूट जाता है उसको मैं बोलूंगा सिंपल लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब ये होता है बच्चे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब होता है लंबवत। लंबवत मतलब क्या होता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा जो एक लंब का नाम सुने होंगे मैथ में, ठीक है, लंब कहने का मतलब हुआ, ठीक है, लंब कहने का मतलब हुआ जब कोई भी कोई भी एक रेखा जो है सीधा हॉरिजॉन्टल सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 90 डिग्री के एंगल पे जब कोई भी रेखा गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी को हम लंबवत 90 डिग्री के एंगल से किसी चीज को हम काटेंगे उसे हम क्या कहेंगे, हम लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। जैसे ही मैंने बात किया ट्रांसवर्स का, तो ट्रांसवर्स कहने का मतलब क्या होता है बच्चे, ठीक है, जब किसी को हम 180 डिग्री, ये जो होता है ना 180 डिग्री होता है, जब हम किसी को हम 180 डिग्री के एंगल पे हम काटेंगे उसको हम ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। और जैसे मैंने बात किया ऑब्लिक्यू मतलब तिर्यक, तिर्यक से आपको समझ में आता होगा तिरछा, तिरछा तिरछा जैसे कोई चीज को काटोगे ना तो वो अप्रोक्स जो है 45 तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं सिंपल की बात करता हूं तो सिंपल में कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, जनरली जैसे आप चाहो वैसे आप तोड़ सकते हो, काट सकते हो। लेकिन जैसे मैंने लॉन्गिट्यूडनल की बात किया तो लॉन्गिट्यूडनल में आपको हमेशा क्या है 90 डिग्री के एंगल के साथ उसको काटना पड़ेगा। ट्रांसवर्स की मैंने बात किया तो हमेशा आपको 180 डिग्री के एंगल के साथ आपको काटना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऑब्लिक्यू की मैंने बात की या तिर्यक की बात की, उस पर आपको क्या करना है 45 डिग्री के एंगल पर जब तक आप नहीं काटोगे तब तक जो है वो आपका क्या है बाइनरी फ्यूजन में जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है ना जी। अब हम एक एक करके थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेंगे, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल बाइनरी फ्यूजन की। सिंपल बाइनरी फ्यूजन के बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन की। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, जैसे ही बाइनरी फ्यूजन की बात आए मन में आना चाहिए जीव का शरीर बस 2 भाग में बटेगा, ठीक है ना जी। और सिंपल का मतलब होता है साधारण, ठीक है। जैसे कोई भी जीव अपने जीवों को साधारण तरीका से कोई टर्म एंड कंडीशन, जैसे मैंने बोला कोई 90 डिग्री का एंगल के साथ काटना चाहिए, कोई 180 डिग्री का एंगल के साथ काटना चाहिए, कोई 45 डिग्री के एंगल के साथ काटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बस साधारण तरीका से जैसे मन हो वैसे अपने शरीर को 2 भागों में बांट लेगा, वो क्या कहलाएगा आपका सिंपल बाइनरी फ्यूजन। और सिंपल बाइनरी फ्यूजन जो है वो होता है मेनली अमीबा में। इसमें अमीबा में, तो अमीबा के बारे में तो जनरली सब लोग अगर बायोलॉजी से अगर आप रिलेट रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो अमीबा का नाम अक्सर आप सुनने को मिलता होगा, ठीक है। तो ये अमीबा में होता है। जैसे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और फिर से अमीबा की बात आएगी और वहां पे आपको फिर से कंफ्यूजन आएगा, जो सर मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन में भी अमीबा, इसमें भी अमीबा, दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है यह हमेशा अनुकूल वातावरण में होता है। देखिए बच्चे, वातावरण 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। जनरली मैं बात करूं जिस माध्यम में जहां पे अगर आप जहां पे बैठे हुए हैं वहां पे आप आसानी से रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर गर्मी का टाइम है तभी आपको ज्यादा गर्मी पे पता नहीं चल रहा है, ठंड के समय में ज्यादा ठंड नहीं पता चल रहा है, और जितने भी काम है आप आसानी से कर पा रहे हो उसको बोलते हैं अनुकूल वातावरण। लेकिन जैसे अगर आपको उठाकर यहाँ से अगर जम्मू कश्मीर में रख दिया जाए तो क्या जिस तरह से हम यहाँ पे रह रहे हैं क्या वैसे वहाँ हर एक काम कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। कैसे? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत नीचे है, इसकी वजह से वहाँ पे हमें कठिनाई होगी। तो जैसे जिस माध्यम में आपको कठिनाई महसूस हो उसे प्रतिकूल वातावरण कहते हैं, और जिस माध्यम में आप आसानी से हर एक कामों को कर लेते हैं उसे हम कहते हैं अनुकूल वातावरण। और अमीबा में हमेशा, क्योंकि सबसे पहला चीज क्या है, आपको एग्जाम्पल्स आपको याद करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
इसलिए जितने भी टाइप है सबके एग्जांपल्स को आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो बातें हैं मेन पॉइंट उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला, ये जो सिंपल बाइनरी फ्यूजन जो है वो अमीबा में होता है, और अमीबा में कब होता है, तो अनुकूल वातावरण में होता है। और आपको अच्छे से पता चल गया होगा जो अनुकूल वातावरण और प्रतिकूल वातावरण में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, जनरली आप जानते हैं जैसे ही विभाजन होता है, टूटता है, तो हर एक का एक प्रोसेस होता है। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, डायरेक्ट आप 10th में नहीं आते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, जो हमें रेगुलर क्लास 1 2 3 4 5 ऐसे करके पढ़ना पड़ता है। उससे भी नहीं समझ में आया, ऐसे समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे आप क्या बनना चाहते हो, तो जनरली एक लाइफ जो शेड्यूल होता है, कोई स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट आगे चल के जो ना क्या बोलते हैं, शादी करते हैं, पापा बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक टीचर भी बनते हैं, फर्दर जो भी जॉब है वो करते हैं। अगर आपसे मैं पूछा, आपने कहा सर पहले मैं पापा बनूंगा, ठीक ना, तब पति बनूंगा, तब जाके ना मैं एक स्टूडेंट बनूंगा, तो क्या ये रेगुलर वे में क्या सही है क्या? नहीं, पहले आप स्टूडेंट बनिएगा, तब शादी होगा, तब आप पति बनिएगा, तब ना पति बनिएगा, तब ना पापा बनिएगा। हो जी, ये चीज होना बहुत जरूरी है। और आगे हम बताएंगे, जब तक शादी नहीं, तब तक बच्चा नहीं, तब तक मम्मी पापा कुछ भी नहीं बन सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसी तरह से कोशिका विभाजन जो होता है बच्चे, ठीक ना, कोशिका विभाजन का भी एक स्टेज होता है, एक स्टेप के अनुसार जो है ना, उसमें कोशिका विभाजन के सभी क्या बोलते हैं, वो एक अवस्था होते हैं। अवस्था से गुजरने के बाद ही उसमें क्या होते हैं, विभाजन की क्रियाएं पूरी संपन्न होती है। तो 11th में पढ़ना होता है कोशिका विभाजन के जो भी अवस्थाएं हैं उसको। वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, एक प्रोफेज होता है, एक मेटाफेज होता है, और तीसरा एनाफेज होता है, और चौथा टेलोफेज होता है। ये 4 अवस्थाओं से गुजर कर एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है, समझे। और वही चीज यहाँ पे बताया है, ठीक है। और जब भी कभी भी कोशिका का विभाजन स्टार्ट होता है, उससे पहले उसमें एक इंटरफेज आता है, जिसको हम रेस्ट फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग अक्सर आप कोई किताब में देखते होंगे, या कोई भी फर्दर कहीं पर भी आप आसानी से एक अमीबा को लेकर के फटाक से उसको जो है ना 2 भाग में बांट देता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। उसको यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करना। सबसे पहले जनरली एक अमीबा होता है जो इंटरफेज में आपको ऐसा दिखेगा। जैसे ही वो टेलोफेज में जाएगा, तो उसके जो भी क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, ठीक है, वो गुणसूत्र जो है एक लाइन में, एक ऑर्डर में क्या क्या होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, एक ऑर्डर में वो रह जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या होता है, मेटाफेज अवस्था में वो जो है ना, जो भी गुणसूत्र होते हैं अपने अपने समान गुणसूत्र के साथ जो है ना पेयर बनाते हैं, ठीक है। जो ज्यादा पढ़ना है तो 11th में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही हम बता रहे हैं, जैसे आपको कंफ्यूजन नहीं आए, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला होमोलोगस क्रोमोसोम, तो आपको यहाँ पे हम अच्छे से हमको समझाना पड़ेगा। एक बात बोलने से यहाँ पे सारी बातें खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो गुणसूत्र यहाँ पर पेयर बनाएगा, पेयर बनाने के बाद क्या होते हैं गुणसूत्र में, ठीक है, एक प्रोसेस आता है जिसके द्वारा क्या है ना, सारे गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, टूट टूट के अलग अलग होते हैं। तो देखना, कुछ गुणसूत्र एक पॉइंट पे और कुछ गुणसूत्र एक पॉइंट पे, यानी कहने का मतलब 2 अपोजिट डायरेक्शन में गुणसूत्र समूह में आ जाते हैं। और धीरे धीरे वो कब होता है, एनाफेज में और टेलोफेज में, जब ये जो गुणसूत्र कट करके एक दोनों न्यूक्लियस का रूप ले लेता है, और आगे चल के जो ना बॉडी से ये जो ना पार्ट रूप से डिवाइड होकर के एक से क्या करते हैं, एक अमीबा से मैंने 2 अमीबा का निर्माण कराया, यानी एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण होता है। ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। समझ में आया ना? ये अगर नहीं समझ में आया तो आप किताब वाले एग्जाम्पल्स को भी आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हमें समझाना था, इस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल को लिया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। ये तो था एक में सिंपल बाइनरी फ्यूजन, और हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन की। तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या मैंने बताया था, 90 डिग्री के एंगल के साथ क्या करेगा, कोई भी जीव अपने जीवों को बांटता है। और मैंने कहा सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है, तो क्या रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखना है, यानी कौन कौन से जीवों में ये प्रक्रियाएं होती है या ये विखंडन होता है। तो जनरली यह जो है विखंडन यूग्लिना और वर्टिसेला जो है, ये 2 प्रकार के जीव हैं, या एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के अकॉर्डिंग वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यूग्लिना और वर्टिसेला ये 2 प्रकार के जो है जीव होते हैं, जिसमें कौन सा विखंडन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक है। इसमें शरीर लंबवत भागों में
यानी 90 डिग्री के एंगल के साथ क्या करेगा, काटेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल को समझाया था, यही एग्जांपल को फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा क्या होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा और बोर्ड भी ज़्यादा बढ़ेगा और फिर से आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, देखना ये जो है आपका यूग्लिना है। ये यूग्लिना में क्या होता है, धीरे धीरे जब इसमें क्या है प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टेलोफेज आएगा, उसके थ्रू क्या है जो ये चारों के चारों फेज को मैंने एक ही जगह पे यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि आपने क्या देखा था यहाँ पे ये प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज मिलने के बाद यहाँ पर क्या है केंद्र का डिवाइड हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये चारों के चारे फेज को मैंने एक ही जगह यहाँ बता दिया, जो सारे के सारे प्रोसेस होकर के केंद्र दो भागों में बढ़ता है और उसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल जो ना और डिवाइड होता है। उसके बाद एक से देखना एक बॉडी का पार्ट ये और ये एक बॉडी का पार्ट, ये दो अलग अलग होकर के डाउटर यूग्लिना यानी कि मतलब नए संतति का क्या करता है, निर्माण करता है। उस तरह से मैं आगे बात करता हूं तो वह है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और ट्रांसवर्स में मैंने क्या बताया था, अनुप्रस्थ मतलब 180 डिग्री का एंगल, ठीक है ना जी। तो देखना यह और फिर मैं बोलूंगा एग्जांपल्स आपको याद रखना है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो होता है मेनली पैरामीशियम, डाइटम और जीवाणु, ये तीनों में क्या होते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। किसमें होता है, ये तीनों में पैरामीशियम, डाइटम और जीवाणु में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। और इसमें अनुप्रस्थ रूप कहने का मतलब होता है 180 डिग्री के एंगल के साथ क्या करेगा बच्चे, ये जो ना जीवों के शरीर को बांटेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिया मैंने पैरामीशियम को, पैरामीशियम जो है पैरामीशियम को आपने देखा, ये पैरामीशियम क्या है ट्रांसवर्स रूप से, ठीक है, और शरीर को दो भागों में बांटने के बाद दोनों अलग अलग होकर के नए संतति का निर्माण करता है। ये क्या कहलाता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। जैसे ही मैं अगला में बात करता हूँ ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन की, तो ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, मतलब क्या है तिर्यक में मैंने क्या बोला था, कोई भी जीव का शरीर जो है 45 डिग्री के एंगल के साथ जो है ना बनाता है। जनरली आपसे पूछेगा तो बोर्ड में पूछ सकता है अमीबा में किस तरह से विखंडन होता है, सचित्र वर्णन करें, ठीक। लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ ऑब्लिक्यू, तो ऑब्लिक्यू में क्या होता है आपको बस एग्जांपल्स आपको याद रखना है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या किया, फिगर को मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और ये जो है सेरेटियम और गेनियोलेक्स में ये दो ऐसे जीव हैं जिसमें कौन से विभाजन होते हैं, ठीक ना, तिर्यक विभाजन होते हैं, यानी तिर्यक विखंडन होते हैं। इसमें जीवों का शरीर क्या है 45 डिग्री के एंगल के साथ या तिर्यक रूप से, तिरछा रूप से क्या करता है, बांट करके नए जीवों का नए संतति का निर्माण करता है। ये चार प्रकार के मैंने क्या देखा यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन होता है। और हम आगे चलते हैं, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे मल्टीपल फ्यूजन की मल्टीपल फ्यूजन के बारे में, यानी बहुविखंडन के बारे में। हम आगे बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन बहुविखंडन के बारे में। मल्टीपल फ्यूजन बहुविखंडन कहने का मतलब ये हुआ जो बहुत विखंडन की क्रिया द्वारा यानी बहुत सारे संख्या में क्या करेंगे, जीव अपने शरीर को तोड़ेंगे यानी बांटेंगे, और जैसे ही अपने शरीर को बहुत सारे भागों में बांटेंगे, और जो बढ़ता है वो क्या करता है बच्चे, नए संतति का निर्माण करता है, ठीक है। इससे पहले मैंने देखा कोई भी जीव बस दो ही भाग में बढ़ता था और दो ही संतति का निर्माण करता था। लेकिन बहुविखंडन में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे दो से अधिक यानी अनलिमिटेड संख्या है, 4, 10, 1000, 10,000, वो यहाँ पे कहीं पर भी कोई संख्या नहीं मैक्सिमम नहीं मिनिमम, कोई एवरेज कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बस ऐसे ही दो से अधिक संख्या में होता है। तो जनरली देखा जाता है तो क्या, तो बहुविखंडन जो है मुख्य रूप से अमीबा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में होता है। ये कुछ मेन एग्जाम्पल है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसमें हमेशा शरीर जो है ना दो से अधिक भागों में टूटे। जैसे मैंने बात करा था उस टाइम अमीबा के बारे में, ठीक है। उस सब आपके मन में तो कंफ्यूजन आया होगा ना सर जी, अमीबा जो है यहाँ पर भी है और द्विविखंडन में भी है, तो लेकिन वहां पे मैंने एक बात मैंने आपको क्लियर किया था, द्विविखंडन जब भी होगा वो अनुकूल वातावरण में होता है। कब होता है बच्चे, अनुकूल वातावरण में। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ बहुविखंडन की, तो मैंने पहले ही दिया है यह प्रतिकूल वातावरण में होता है, मतलब ठीक है, यह हमेशा कब होगा, प्रतिकूल वातावरण। वही मैंने समझा रखा है आपको, प्रतिकूल वातावरण कैसा, जिसमें कोई भी आदमी अच्छे से नहीं रह सकता है। और जैसे ही मैं बात करता हूँ अमीबा के बारे में, अमीबा जलीय जीव होता है। क्या होते हैं बच्चे, जलीय जीव होते हैं।
जैसे ही ये जल से कभी भी कोई भी टाइम अगर बाहर आता है तो मतलब क्या इसके लिए प्रतिकूल वातावरण, और जैसे ही ये प्रतिकूल वातावरण में आता है तो इसके शरीर में जो केंद्रक जो होता है ना, बहुत सारे भागों में टूट जाएंगे। और जैसे ही बहुत सारे भागों में टूटता है तो टूटने के बाद क्या होता है बच्चे, उसमें ठीक है उसके ऊपर से एक लेयर चढ़ जाता है, उस लेयर को हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट का एक लेयर चढ़ जाता है, जब सिस्ट का जब लेयर चढ़ता है उसे हम प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं, यानी इस आकृति को जो भी रचनाएं हैं उसको हम प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा यानी प्रोन्यूक्लियाई परिपक्व होगा यानी मैच्योर होगा, उसके बाद क्या है, ये जो इसका अमीबा का जो ये सेल वॉल होता है वो सेल वॉल टूटेगा और इसके अंदर जितने भी ये प्रोन्यूक्लियाई हैं वो बाहर निकल करके नए अमीबा का निर्माण करता है। यही क्रिया क्या कहलाता है, बहुविखंडन कहलाता है। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। हम लास्ट यानी ये विखंडन का जो है ना सबसे लास्ट टॉपिक है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी की मैं बात करता हूँ। जनाब ये आप देखिए क्या जिस तरह से ये कुछ ना कुछ हल्का हल्का इससे मिलता जुलता होता है ये, लेकिन हमने क्या जाना जो अमीबा हमेशा उस अमीबा में बस एक ही केंद्रक होता है, लेकिन प्लाज्मोटोमी यानी कोशिका द्रव्य विभाजन वैसे जीवों में होता है जो क्या होते हैं बच्चे, बहुकेंद्रकीय होते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे। जैसे इसलिए मैंने लिखा इसके अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया है जो बहुकेंद्रकीय होते हैं। जैसे मैंने नाम लिया ओपेलाइना, पोलीमिक्सा, और पोलीमिक्सा को कभी कभी उसे जो है ना महाअमीबा भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं ना बच्चे, जैसे कि मैंने एक आकृति लिया, इसमें ये एक केंद्रक है, ये एक केंद्रक है, इस तरह से बहुत सारे केंद्रक हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, कोशिका द्रव, सिर्फ कोशिका द्रव हमेशा क्या है रहता है। लेकिन जैसे आप चलोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जीवन की अवस्थाएं जहां मैं बताऊंगा, एक टाइम आने पर ही जब उस जीवों में प्रजनन की अवस्था आती है तभी वो क्या करता है, प्रजनन कर सकता है। ठीक है, उससे पहले कभी उसमें प्रजनन नहीं हो सकता है। जैसे कि मनुष्य की मैं बात करता हूँ, मनुष्य में 12 साल से पहले कोई भी जीव यानी कोई भी मनुष्य जो है प्रजनन नहीं कर सकता। जैसे 12 साल के बाद जो है कोई भी जीव आसानी से प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन हालांकि लायक नहीं होते हैं। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे जो है ना आगे चलेगा तो हम अच्छे से बात करेंगे। 18 साल के बाद ही वो क्या प्रजनन के लायक होता है। ठीक है ना जी, ये बात आपको समझ में थोड़ा सा कम आया होगा, हम जान रहे हैं, इसको मैं आगे चल के मैं अच्छे से इस पर बात करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं जो ये केंद्रक जो होता है ना, ठीक है, तो होता क्या है, जब इसमें एक प्रजनन अवस्था आता है तो इसका कोशिका जो है ना, कोशिका द्रव जो है अपने में अलग अलग हट करके, जिस तरह से एक चंबुक रखते होंगे तो क्या होता है, जो भी सिक्का वगैरह होते हैं वो लोहा वगैरह क्या हो जाता है बच्चे, उसको खींच लेता है, सटा लेता है अपने आप में। उस तरह से ये ओपेलाइना हो चाहे पोलीमिक्सा हो, उसमें जब ये जो आते हैं प्रजनन अवस्था आएगा तो ये जो केंद्रक जो है ना, इसके कोशिका द्रव को जो है अट्रैक्ट कर लेता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे अपनी ओर आकर्षित करता है तो कोशिका द्रव जो है ना केंद्रक के चारों ओर आ जाता है, उसके ऊपर से एक लेयर बन जाता है। ठीक है ना जी, जब लेयर बन गया तो आगे चल के फिर से ये इसका सेल वॉल टूटेगा और टूट करके ये बाहर निकल करके नया ओपेलाइना या नया पोलीमिक्सा बनाएगा। यही क्रिया क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मोटोमी कहलाता है। ठीक है, ये जो भी चीज हमने पढ़ा है अभी तक, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, फिजन के बारे में मैंने पढ़ा है, विखंडन के बारे में पढ़ा है। जहाँ पे आपका विखंडन खत्म होता है। और हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है, टोरुलेशन के बारे में यानी बडिंग के बारे में, और फर्दर जो भी टाइप्स बचे हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसके बारे में। तब तक आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और एजुकेशन बाबा चैनल को भी अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।